नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट विरूपक्ष रडार की तरफ से है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि LRD की तरफ से भी Su-30 MKI जेट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए एक मेजर कदम को उठाने का फैसला किया गया है। 18 जुलाई 2025 को LRD की तरफ से अभी विरूपक्ष AESA रडार के लिए डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया है। यह रडार सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम का बैकबोन होने वाला है, जो कि Su-30 MKI फाइटर जेट को फ्लाइट वर्दी रखने के लिए एक मेजर कंपोनेंट होने वाला है। अभी विरूपक्ष रडार के बारे में बात करें तो ये एक एडवांस AESA रडार होने वाला है, जिसमें 2400 से 2600 के आसपास गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल मौजूद होने वाले हैं। इसका एस्टिमेटेड डिटेक्शन रेंज फाइटर साइज टारगेट के लिए भी 300 से 400 किलोमीटर तक होने वाला है, यानी कि नॉर्मल 4.5 जनरेशन फाइटर को 300 से 400 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करने वाला है। और ये एक ही टाइम पर 64 से लेके 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जो कि आगे चल के सुपर सुखोई को एक मिनी अवेक्स की कैपेबिलिटी देने वाला है। ये रडार इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि चाइना की Jet-20 या Jet-35 को काफी लॉन्ग रेंज में डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला है, जो कि 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से डिटेक्ट किया जा सकेगा। इस रडार का एक और खास फीचर भी सामने आया, जो कि इसकी डुअल एक्सिस एंटीना रिपोजिशनर होने वाले हैं, जिससे ये रडार को 20 डिग्री प्लस माइनस एलिवेशन में और प्लस माइनस 90 डिग्री अजीमुथ तक मैकेनिकली स्टीयर किया जा सकता है। और ऐसा करने से इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी कि रडार का फील्ड ऑफ व्यू काफी हद तक एनहांस होने वाला है। साथ ही गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसमें रडार का जो वेट है वो 30 से 40% के आसपास हल्का होने के साथ साथ ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होने वाला है। अब इसकी प्रोडक्शन के लिए जो RFP को इशू किया जा रहा है, इस RFP के लिए कई इंडियन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें अभी HAL, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, रैक्सम, डाटा पैटर्न, अस्त्र माइक्रोवेव लिमिटेड और L&T जैसे प्लेयर को इसमें कंसिडर किया जा रहा है, जो कि आगे चल के LRD, HAL और VL के साथ मिलकर इन रडार की इनिशियल प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और अभी 2026 तक की विरूपक्ष रडार की फुल स्केल प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर विरूपक्ष रडार इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। सुपर 30 प्रोग्राम के अंदर अभी पहले 84 Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाने वाला है, जिसमें इंडिजिनस कॉकपिट सिस्टम, अस्त्र मार्क 3 मिसाइल और नए इंडियन ओरिजिन एवियनिक्स को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। ये अपग्रेड Su-30 MKI की लाइफ स्पैन को भी 30 साल तक एक्सटेंड करने वाला है और इससे मॉडर्न डे स्टेल्थ थ्रेट के खिलाफ भी फाइट करने में सक्षम करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये रडार एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग Su-30 की नोज कोन में डायरेक्टली फिट किया जा सकता है, जिस वजह से आगे चल के इसकी इंटीग्रेशन में कोई परेशानी क्रिएट नहीं होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने वॉरशिप के कॉम्बैट सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम को उठाने का फैसला किया गया। अभी हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि RFI को इशू किया गया था, जिसमें एक 360 डिग्री एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में हमारे वॉरशिप के गन कंट्रोल सिस्टम का कोर बनने वाला है। ये इनिशिएटिव एग्जिस्टिंग फ्रेगमेंटेटेड और लेगेसी रडार सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एक्वायर किया जाने वाला है, जहां पहले हम अलग अलग गन के लिए अलग अलग रडार का इस्तेमाल करते थे, यानी कि खास करके फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल करते थे। अब वहां पर यूनिफाइड हाई परफॉर्मेंस AESA रडार सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर के अंदर सभी ऑनबोर्ड नेवल गन को कंट्रोल करने वाला है। अब इस रडार की टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ये सिस्टम क्लोज इन वेपन सिस्टम से लेके मीडियम और लार्ज कैलिबर नेवल गन को सभी को सपोर्ट करने वाला है। ये रडार सेक्टर स्पेसिफिक ऑपरेशन को भी सपोर्ट करने वाला है, यानी शिप की ओरिएंटेशन के हिसाब से या किसी फिक्स्ड वेयरिंग के डायरेक्शन में किसी भी टारगेट को स्कैन और एंगेज करने को सपोर्ट करने वाला है। ऐसा करने से रडार को लिटरल कॉम्बैट जोन जैसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट भी इफेक्टिवली ऑपरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। और खास बात यह कि ये सिस्टम कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे रियल टाइम फायर कंट्रोल डिसीजन और डाटा फ्यूजन वेसल की सभी गन में इंटीग्रेट किए जा सकें। इंडियन नेवी की एग्जिस्टिंग शिप जैसे कि विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर अभी पहले से ही MF स्टार जैसे एडवांस रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन MF स्टार एक मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है, जबकि अभी जिस रडार को खरीदने का प्लान किया जा रही है एक AESA बेस फायर कंट्रोल रडार सिस्टम होने वाला है, जिसको खास तौर पर फायरिंग सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे सेंसर टू शूटर टाइमलाइन को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
अगला अपडेट इंडियन नेवी के कलवरी क्लास के सबमरीन की तरफ से है। इंडियन नेवी के हेवीवेट टॉर्पेडो रिक्वायरमेंट के लिए एक नया ग्लोबल कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, जहां इटली की वॉस ग्रुप, जो कि लियोनार्डो की सब्सिडियरी कंपनी है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए एक फ्रंट रनर बनने की उम्मीद किया जा रहा है। रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से 48 एडवांस हेवीवेट टॉर्पेडो को खरीदने के लिए एक RFP को जारी किया गया था, लेकिन फ्यूचर में इसका टोटल रिक्वायरमेंट 200 से ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी इंडियन नेवी के सबसे एडवांस सबमरीन के बारे में बात करें तो वो हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन है, लेकिन जब इनको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था तब से लेके आज तक इनमें इस्तेमाल करने के लिए कोई भी मॉडर्न हेवीवेट टॉर्पेडो को एक्वायर नहीं किया गया, जिस वजह से अभी इसमें पुराने रशियन ओरिजिन टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इनकी ऑपरेशनल पोटेंशियल को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। इस RFP के अंदर खरीदे जाने वाले पहले 48 टॉर्पेडो इंडियन नेवी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले हैं, जबकि बाद में लार्ज स्केल में इनको खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इस टेंडर का वैल्यू लगभग 3000 करोड़ के आसपास होने वाला है, लेकिन खास बात यह कि ये प्रोक्योरमेंट पहले 2 बार फेल हो चुका था, जिस वजह से आज हमें शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार जब 2008 में इस टेंडर को फाइनलाइज किया गया था, तब भी इसमें ब्लैक सैक टॉर्पेडो को खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन तब ये डील करप्शन एलिगेशन की वजह से कैंसिल करना पड़ा था। और दूसरी बार इसमें फ्रांस की F-21 टॉर्पेडो को खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि कलवरी क्लास की सबमरीन के साथ आने वाले थे, लेकिन ये डील भी आगे नहीं बढ़ पाया था। अभी जैसे कि लियोनार्डो के ऊपर से भारत की तरफ से बैन को हटा दिया गया, तो अभी इसी वजह से वास की तरफ से एक बार फिर से अपनी ब्लैक सैक एडवांस टॉर्पेडो को भारत को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। ब्लैक सैक एडवांस एक 533 mm की डुअल पर्पज हेवीवेट टॉर्पेडो, जो कि सबमरीन और सरफेस शिप दोनों को टारगेट कर सकता है। इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी पंप जेट propulsion सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे 50 किलोमीटर तक का रेंज और 50 नॉट की स्पीड को हासिल करने में मदद करने वाला है। और इसमें मौजूद अस्त्रा सोनार सिस्टम भी वायर गाइडेड गाइडेंस और ऑटोनोमस होमिंग दोनों को सपोर्ट करता है, और ये डीप और शैलो वाटर दोनों में ऑपरेट कर सकता है। इसका वॉरेट भी काफ़ी हेवी होता है, जिस वजह से एक ही टॉर्पेडो से काफ़ी हेवी डैमेज को पहुंचाया जा सकता है। इसमें करीब 350 kg तक का हाई एक्सप्लोजिव वॉरेट मौजूद होता है, जो कि इस क्लास की बाकी सभी टॉर्पेडो के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि वास की तरफ से अभी मेक इन इंडिया मॉडल को भी अडॉप्ट करने के लिए कमिटमेंट को दिखाया जा रहा है, जो भी L&T और भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में टॉर्पेडो को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैसिलिटी को सेटअप करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो आगे चल के अगर भारत की तरफ से इन टॉर्पेडो को खरीदने का फैसला किया गया तो इनको भारत में मैन्युफैक्चर करना भी स्टार्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट L&T डिफेंस के मिडजेट सबमरीन प्रोजेक्ट की तरफ से है, जिसका नाम SOV-400 रखा गया है। भारत की लीडिंग प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी लार्सन टुब्रो यानी कि L&T की तरफ से अभी एक और बड़ा माइलस्टोन को हासिल किया गया है। L&T की तरफ से डिजाइन किए गए SOV-400 मिडजेट सबमरीन को अभी एक रेप्यूटेड यूरोपियन सर्टिफिकेशन एजेंसी की तरफ से ऑफिशियली सर्टिफाई किया गया है, जो कि वॉरशिप और सबमरीन की ग्लोबल डिजाइन स्टैंडर्ड को वैलिडेट करने के लिए जाना जाता है। ये सर्टिफिकेशन सिर्फ एक पेपर प्रोसेस नहीं है, बल्कि इससे ये प्रूव होता है कि SOV-400 का डिजाइन इंटरनेशनल नॉर्म्स, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को मैच करने वाला है। और इसका मतलब ये भी है कि अभी सबमरीन को इंडियन नेवी खुद ऑपरेट करने के साथ साथ या इंडियन नेवी को इसको ऑफर करने के साथ साथ दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसको ऑफर किया जा सकता है। SOV-400 के डिजाइन और कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये सबमरीन पहली बार डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान शोकेस किया गया था। इसका डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 400 टन के आसपास है, और इसी वजह से इसको SOV-400 कहा जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मिडजेट सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद ये प्लेटफॉर्म काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी स्टेल्थी होने वाला है। इसका मेन रोल कॉवर्ट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कोस्टल डिफेंस और मार्कर जैसे मरीन कमांडोज को स्पेशल फोर्स ऑपरेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करने का होने वाला है। और अभी इस सबमरीन को इंडियन नेवी के अलावा साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का प्लान भी L&T की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन L&T के सामने अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी तक इस कैटेगरी की कोई भी सबमरीन को खरीदने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया, और जब तक कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नेवी की तरफ से प्लेस नहीं किया जाएगा तब तक L&T की तरफ से इस सबमरीन की प्रोटोटाइप को डेवलप करना संभव नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर SOV-400 सबमरीन का सर्टिफिकेशन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू जरूर होने वाला है, लेकिन इसका सक्सेस रेट आगे चल के पूरी तरीके से इंडियन नेवी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगला अपडेट GTRE की तरफ से, जो अब स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE इंजन को लेके एक नई डायरेक्शन में काम करने की बात सामने आई है।
अभी तक STFE इंजन या स्मॉल टर्बोफैन इंजन को DRDO की तरफ से अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए डेवलप करने की बात सामने आई थी और इसे भारत के फ्यूचर LR LSM में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। या जितने भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की तरफ से भी डेवलप किए जाने वाले उनमें इसका इस्तेमाल होने वाला था और इसी वजह से इसका डिजाइन लिमिटेड यूज के लिए किया गया था। जैसे कि मिसाइल जब टारगेट तक पहुंच जाएगा इंजन का काम वहीं पर खत्म होने वाला था, जिस वजह से ये इंजन सिर्फ 10 से 15 घंटे तक ऑपरेट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था और ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। लेकिन अभी GTRE की तरफ से STFE इंजन की ऑपरेशनल यूज में कुछ बदलाव करने का प्लान किया जा रहा है और अभी GTRE की तरफ से STFE इंजन को एक नए रोल के लिए तैयार करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि अभी UCAV और लॉटरिंग मुनिशन में यानी रीयूजेबल अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन रीयूजेबल यूसेज में इसका इस्तेमाल करने में अभी एक मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस इंजन का सर्विस लाइफ बस 10 से 15 घंटे तक ही सीमित होने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको और बेहतर बनाने की जरूरत पड़ने वाली और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए अब इस इंजन की कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम को बेहतर करने की सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली। इसके अलावा इसके डिजाइन में भी कुछ मेजर चेंजेस किए जाएंगे, जैसे कि इसके मेंटेनेंस को आसान करने की कोशिश किया जाएगा ताकि इसको बार बार ऑपरेट किया जा सकेगा। इसको मेनली अभी स्विफ्ट UCAV की वेपनाइज्ड वेरिएंट यानी कि स्विफ्ट TD में इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि एक टन क्लास का UCAV होने वाला है। अभी इसमें रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब स्विफ्ट TD को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जाएगा तब इसमें एक इंडिजिनस इंजन को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है और इसी वजह से अभी STFE इंजन की एक मॉडिफाइड वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश GTRE की तरफ से किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।